दोस्तों आज है 19 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करूंगा एक काफी सीरियस न्यूज के साथ में। आईएएस ऑफिसर ने शेयर की हैं ये तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो अक्सर लोगों की एल्बम में आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। जब भी आप लोग शादी में जाते हैं तो खाने को काफी शानदार तरीके से सजाया जाता है, उसकी डेकोरेशन पे इतना पैसा खर्च किया जाता है कि नॉर्मली खाने पर भी उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता होगा। और जब भी शादी यहां पर खत्म होती है तो वो खाना जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ मिलेगा। तो इसी के ऊपर यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है अवनीश, इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली भी गई है कि ये फोटो जो है आप लोगों को जो बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफर मिस कर देते हैं, ये वो वाली फोटो है। तो इसमें अक्सर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि रोटियां अक्सर उन्हीं की थालियों से कचरे तक जाती हैं जिन्हें एहसास ही नहीं होता कि भूख क्या होती है। और ये रियलिटी है मेरे दोस्त। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा भी सीरियस होकर सोचोगे ना तो आप लोग इस चीज की ग्रेविटी समझ पाओगे। किसी दिन अपने आप को भूखा रखो, ठीक है, पूरे दिन भूखा रखो और अगले दिन भी आस ना हो कि आप लोगों को रोटी मिलने वाली है, तो उस टाइम पर आप लोगों को समझ में आएगा। इवन अगर आप लोगों ने चीजें फील करनी है तो कई बार बोला जाता है कि एक बार जो पानी है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और पानी जो है उसको आप लोग न पिए, उस टाइम पर थोड़ा सा उसको पुश करो तो आप लोगों को पानी की अहमियत समझ में आएगी। और इसी की साइड में दूसरी न्यूज यहां पर ये मुझे एक दिन मिली थी काफी इंपोर्टेंट, कि बंगाल की एक वुमेन है यहाँ पर, इनकी शादी हुई, शादी में जो खाना बचा इन्होंने वो खाना तुरंत ले जाकर जो है वो गरीबों में बांट दिया। तो हर तरीके के लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर देश के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं आज की डेट में, हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, अगर डेटा अभी आप लोगों को बताऊं इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। 2021 का अगर डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, तो इसमें हमारी रैंक जो है वो 101 है। लगभग नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 116 कंट्री में से 101 रैंक है, बस 15 कंट्री और हमसे नीचे रह गई है। और 2020 में हमारी रैंक जो थी 94 थी, यानी कि रैंक हमारी और ज्यादा अभी नीचे आ गई है भुखमरी के मामले में। और हम जो है काफी टॉप कंट्रीज में आते हैं जो कि खाने को बर्बाद करती है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन चीजों को सीरियस लेकर चलते हैं। तो ये काफी एक एथिकल इशू भी है कि एक तरीके से खाना इतना बर्बाद किया जाता है और एक साइड में यहाँ पर लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं। तो दोनों जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। तो ये चीजें कितना हद तक कम कर सकते हैं, तो अगर कुछ ऐसे ऑफिसर्स यहाँ पर इस पोस्ट पर पहुंचेंगे तो काफी हद तक ये चीजें कम से कम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से लोग जो है इन चीजों को जानेंगे और ये सब चीजों को कहीं ना कहीं कम करेंगे ताकि सही इंसान तक सही चीजें सही टाइम पर पहुंच सके। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे भी और इसको दूसरों तक पहुंचाओगे भी कि आगे कभी भी अगर शादी विवाह में आप लोग कहीं जाएं तो कम से कम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये करें कि वहां खाना बर्बाद न होने पाए। जितना भी कम से कम अपने लेवल पर ही काम करें कि थाली में न छोड़े कम से कम, और तो दूसरे को न बोले, अपने लेवल पर तो कम से कम इंसान काम कर ही सकता है कि नहीं? आप लोग बताइए आप लोग की क्या राय है इसके बारे में। और क्या आप लोगों ने भी कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है तो आप लोग भी अपनी जो बेसिकली जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। अगर हाँ तो उसके बारे में बता सकते हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आप लोगों से की थी यहाँ पर कि खाना खराब न होने पाए, उसी के ऊपर एक कोटेशन भी है जो कि एथिक्स के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, यस एस्से राइटिंग यानी कि निबंध की राइटिंग में, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि ये स्टेटमेंट किस इंसान के द्वारा बोली गई है। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी कि अपने आप को अगर आप लोगों को पाना है तो अपने आप को दूसरों की सर्विस में न्योछावर कर दो। यही आप लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन होगा, अपने आप को जानने का एक सही तरीका होगा। ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई है और बहुत ही बड़ी ही बखूबी ये बात अपनी जिंदगी में इनके द्वारा इंप्लीमेंट भी की गई है, जो नॉर्मली आप लोगों ने फील भी की होगी। क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट, एक एक कर आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करना है, जो कि मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इनको कैसे देखकर चलते हो। तो काफी इंपोर्टेंट है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में? वेटेज के बारे में, जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर जब हम लोग बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहां पर क्रूड ऑयल, रिफाइनरी या फिर सीमेंट, तो इनको आप लोगों को सही ऑर्डर में लगाना है। देखता हूं कौन सही ऑर्डर में लगाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो कंपाइल किया जाता है यहां पर किसके द्वारा? एनएसएफ के द्वारा। और इसका जो बेसिकली बेस ईयर है यह है 2017-18। तो सही आंसर क्या है यहां पर ये बताइए, एग्जैक्ट सही बेस ईयर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिले हैं आप लोगों को। सोलोमन जो आइलैंड है यहाँ पर वो कहां पर सिचुएटेड है? बात की जा रही है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑफ इंडोनेशिया, ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया और वेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो इसको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है।
दोस्तों डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक एडिटोरियल और इसी के साथ में कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत कुछ तमाम चीजें हैं वीडियो के एंड तक, पर आज का जो डिस्कशन है स्टार्ट करूंगा फ्रंट पेज से। रीजन क्या है, वहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल दे रखे हैं और वही सेम आर्टिकल आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। किसके ऊपर, वो है एडिटोरियल के ऊपर, उसी के ऊपर बात यहाँ पर की जा रही है। तो काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आखिर क्या है मुद्दा यहाँ पर, बेसिकली बात की जा रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो जानेंगे यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है इसके बारे में। इसी के साथ में रिफ्यूजी पॉलिसी हमारे देश में क्या है, तो एडिटोरियल के ऊपर भी यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आ रखा है। नॉर्मली शब्द भी अगर कोई आप लोगों से पूछ लेना रिफ्यूजी क्या होता है, अगर आप लोगों से कोई बोलेगी इंसान की रिफ्यूजी बताना क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि कौन होता है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी एक ऐसा इंसान होता है यार जो कि आज की डेट में अपने एरिया को छोड़कर कहीं और जाता है, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, फोर्सफुल्ली किसी रीजन की वजह से। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, अब उस गांव में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। मांझी मूवी देखे ना आप लोगों ने, गांव में तो सब एंजॉय कर रहे थे, पर लेकिन गांव में क्या हुआ, अकाल पड़ा, सूखा आ गया, तो इसकी वजह से लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ गया। तो क्या हो गया, वो एक तरीके से कहीं और जाकर रहेंगे। अब जहां पर भी वो जाकर रहेंगे वो वहां पर रिफ्यूजी कहलाएंगे। मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपनी जो पैतृक जो जगह थी जहां पर वो रहा करते थे उसको छोड़कर कहीं और जाना पड़ गया, या तो किसी लड़ाई की वजह से, या वहां पर सूखा पड़ गया, या वहां पर बाढ़ आ गई, या फिर कोई और रीजन पड़ गया वहां पर, ठीक है। पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। नॉर्मल एक तो ये तो रिफ्यूजी इनको बोलते हैं, एक शब्द यूज कहता है क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्लाइमेटिक रिफ्यूजी क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग सोचो। आप लोग इसका देखिए कई बार ना आप लोग नाम में से ही निकाल लेते हो आंसर, इसलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ा करो। जैसे क्लाइमेट जो यहां पर क्लाइमेटिक रिफ्यूजी का जो नाम दिया गया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जैसे जैसे दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया में रहता है, ठीक है। कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जैसे अगर आप लोग मैप देखोगे, अपनी कंट्री की बाउंड्री देखोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी जो कंट्री है वो नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग यहां पर नजर डालोगे 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री है। अब कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ने की वजह से जो आसपास वाला एरिया है वो डूब रहा है, तो उसको छोड़कर लोगों को कहीं और जाना पड़ गया। अभी इंडोनेशिया के द्वारा आप लोगों ने देखा अपनी कैपिटल चेंज कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि वहां पर एक तरीके से जो उनकी पुरानी कैपिटल है उसमें दिक्कत देखने को आ गई थी, क्योंकि वहां पर यह माना जाता है क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से कई बार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनको आप लोग क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोल देते हो। तो नॉर्मल रिफ्यूजी क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार रिलीजन के नाम पर दंगे भड़क गए, वहां से छोड़कर जाना पड़ गया, पॉलिटिकल रीजन बन जाता है, कई बार वहां से छोड़कर जाना पड़ गया, तो ये रिफ्यूजी होता है। हमारे देश में कोई प्रॉपर कानून नहीं है रिफ्यूजी के लिए। अगर कोई बाहर से रिफ्यूजी हमारे देश में आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है, इसके चलते अभी रिसेंटली जो काफी ज्यादा न्यूज में था, याद रखिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर से यहां पर ये न्यूज में है, और रिफ्यूजी से रिलेटेड जो मैटर है वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। तो काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरे डिटेल में बातें करूंगा, ठीक है। आखिर क्या क्या मुद्दा है पहले समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज कर ली गई थी और कईयों को जेल में भी डाला गया था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर यहां पर यह मुद्दा निकल कर आया। तो जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गया। अभी दोनों न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि एक साइड में तो यहाँ पर एनएचआरसी के द्वारा बेसिकली रिफ्यूजी पॉलिसी के बारे में बातें की गई है कि हमारी कंट्री में अगर कोई रिफ्यूजी आता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। एनएचआरसी क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंसानों के अधिकार के बारे में बात करती है, तो उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ये बॉडी ये बोलती है। तो एक एक पॉइंट में डिटेल में आप लोगों से बातें करता हूं, स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, बिल्कुल इनिशियल फेज से, बिल्कुल जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा आज के बाद में इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट नहीं होगा जिंदगी में, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्यूजी क्या होता है। वो हमारे देश का सिटीजन नहीं होता है, तो फिर हमारे देश का सिटीजन कौन होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले रिगार्डिंग सिटीजनशिप हम लोग बात करें अगर, तो हमारी कंट्री में जब संविधान में आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को पार्ट 2 देखने को मिलेगा। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हो गए, पार्ट 4 में आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा। ऐसे ही पार्ट 2 में जब आप लोग जाओगे तो इसमें आप लोगों को सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। और ये जो सिटीजनशिप है ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। और इसके साथ में हमारी कंट्री में एक कानून भी बनाया गया आजादी के बाद में, 1955 में एक कानून आया। इस कानून में यहां पर यह बोला गया
कि यहाँ पर कई सारी बातें की गई कि कौन किस तरीके से हमारे देश में सिटीजन बन सकता है और कैसे उसकी सिटीजनशिप जो हट सकती है, तो ये बातें बताई गई। तो उसके लिए एक कानून बनाया गया और यहाँ पर ये आफ्टर 26 जनवरी 1950 हमारे देश में ये चीजें इंप्लीमेंट हो गई, जैसे हम लोगों ने अपना संविधान जो है वो इंप्लीमेंट किया। तो ये जो कानून है, ये कानून अब तक का कई बार अमेंड किया जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स। फिर आप लोग बोलेंगे सारे याद रखने हैं क्या? बिल्कुल नहीं रखने यार, वो वाला याद रखो ना जो अभी लेटेस्ट है, क्या फालतू में बासी चीजें याद रखनी है। तो लेटेस्ट वाले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और लेटेस्ट है यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर पूरा खेला खेला जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे देश में अगर कोई बाहर से आता है तो उसको सिटीजनशिप देने के लिए एक कानून है और वो कानून क्या बातें करता है, और अगर कोई रिफ्यूजी आता है क्या उसके लिए कोई कानून है। तो वो दोनों बातें अब आप लोग को बताऊंगा। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो हम लोग जिनको बुला रहे हैं, आ जाओ भाई तुमको दिक्कत देखने को मिल रही है तुम्हारे देश में, तुम हमारे देश में आ जाओ, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिना बुलाए मेहमान आ गए। अब दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उनको हम लोग समझेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बात करें तो हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर उतर गए। तो उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर यह था कि 6 कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि इसके अंदर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, ये बिल्कुल वो कम्युनिटी है जो आप लोगों को नॉर्मली जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हो गई, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये ऐसे देश है जहां पर मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, इनके बहुसंख्यक यहाँ पर मुस्लिम है। और दूसरी ये कम्युनिटी है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, ये यहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि भाई साहब ठीक है, अगर तुमको यहाँ पर इन 3 देश के अंदर दिक्कत देखने को मिल रही है तो आप हमारे देश में आओ, हम तुमको आराम से अपने गले लगाएंगे। अगर आप लोग 31 दिसंबर 2014 से हमारे देश में आ चुके हो तो तुम्हारे ऊपर जो है ये 2 कानून नहीं लगेंगे। 2 कानून क्या करते हैं? अगर हमारे देश में कोई इंसान जो है वो गलत तरीके से एंट्री कर गया है, यहां पर उसके ऊपर फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1922 लगेगा, यानी कि उसको जो है भाई साहब उल्टा उसी के देश में जाकर लटकाया जाएगा, यानी कि अपने देश में हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इसके बारे में। यानी कि अगर कोई हमारे देश में गलत तरीके से आना चाहता है तो उसको रोकने के लिए ये 2 कानून है। सीधा सीधा ये बात याद रख लेना और कोई ज्यादा टेंशन मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। पर लेकिन अगर इन देश में से 2014 के पहले अगर ये जो कम्युनिटी आती है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारी कम्युनिटी आती है जो कि यहां पर प्रॉब्लम फेस करती है इन देश में, तो उनको अलाउ किया जाएगा और इनको छूट दे दी गई है कि ये कानून तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, आप हमारे देश में आ जाओ, हम तुमको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो इसके चलते मुद्दा क्या हो गया? हम लोगों ने कुछ देश के लोगों को अलाउ कर दिया अपने देश में आने के लिए कि भाई साहब ठीक है तुम हमारे देश में आ जाओ और इसके चलते तुम हमारे देश में आकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो बाहर से अगर कोई लोग आते हैं तो कई सारे आप लोगों को कानून यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे फॉरेनर एक्ट हो गया 1946, इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर एक्ट हो गया 1939, पासपोर्ट एक्ट हो गया 1967, एक्सट्रेडिशन एक्ट हो गया 1962, सिटीजनशिप एक्ट हो गया 1955, अभी यहां पर जो अमेंडमेंट किया वो भी इंक्लूड कर दिया गया, और फॉरेनर ऑर्डर हो गया 1948। तो यहां पर ये सारे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये कानून है और अलग अलग तरीके से डील करते हैं। यानी कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो नहीं कहते आप लोगों को देखना मिले, अगर घर वाले बोले कि यार चलो बाहर घूमने का मन है, आप लोग बोले चलो घुमा के लाते हैं, तो आप लोगों ने बोला, उस घर वालों ने बोला कुछ खाने का मन है, आप लोग उनको रेस्टोरेंट में ले गए। घर वालों ने बोला कुछ खरीदने का मन है, आप लोग उनको किसी पर्टिकुलर मतलब जो कुछ खरीदना है, मान लीजिए घर का सामान खरीदना है या फिर कपड़े का सामान खरीदना है, तो अलग अलग दुकानों पर ले गए। तो मतलब आप उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं, एक तरीके से कि कुछ एंटरटेनमेंट करना है, तो आप लोग वहां पर बच्चों को साथ में कुछ झूला वूला झुलाने के लिए ले गए। पर लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए ये सारा काम एक ही जगह हो जाता। वो क्या है? वो मॉल में ले जाते, सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी मिल जाती। पर लेकिन आप लोग मॉल में ना लेकर अलग अलग जगह चले गए, तो वही कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग कानून है अलग अलग चीजों के लिए। तो बोला यह जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून होना चाहिए हमारी कंट्री में। और हम लोग यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, इसके भी हम लोग एक तरीके से यहाँ पर एक वो नहीं कहते, इसके भी हम लोग एक तरीके से सिग्नेटरी होनी चाहिए। हम लोगों ने इसको भी साइन नहीं किया। मतलब कहने का ये, अगर आज की डेट में हम लोग कुछ करना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के जो कानून बनाए गए हैं यूएन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यूनाइटेड नेशन को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग को उनकी बातें माननी चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया, एक गांव है, उस गांव में हम लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं अलग थलग पढ़कर। अब गांव में क्या चल रहा है? गांव में मान लीजिए कोई पंचायत हो रही है, उसके इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, गांव में कोई और अलग तरीके कोई इवेंट हो रहा है जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
हम वहां पर जा ही नहीं रहे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इस गांव के है ही नहीं है, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है, तो उससे हम लोग को हटना चाहिए। पर लेकिन हम क्या करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। तो उसी के चलते यहाँ पर ये कई सारी बातें की गई है। अब जो मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के निकल कर आने वाले हैं और एक एक कर यहाँ पर जानेंगे। अब कंसर्न क्या है, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, मतलब समझ लेते हैं एक एक कर टारगेट कर रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में एक कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, बाकी सबको अलाउ किया जा रहा है। तो ये बोल दिया यार ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ हो गया। आप लोग बोलेंगे कैसे, इसको तो क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। तो ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नहीं बोल सकते, इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं जितने आप लोग चाहें। ये ऐसी स्लाइड है जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि एक तरीके से सेपरेट कर दिया रिलीजन को अलग, बिल्कुल उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो एक तरीके से कोई रिलीजन आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। क्या संविधान में स्टार्टिंग से ही इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था? अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है भाई साहब। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब जाकर हमारे देश में कुछ चेंज किया गया। और ये जो चेंज है ये आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं, अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा। पहले ओरिजिनली संविधान कैसा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये तीन शब्द लिखे हुए थे हमारे संविधान में। पर लेकिन 42nd यानी कि 42वां जब संविधान में संशोधन किया तो जो सोवरन है यानी कि यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन पर हम लोगों ने सोशलिस्ट और सेक्युलर और ऐड कर दिया, और ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक खिसक गया थोड़ा सा इधर को, और दो शब्द यहाँ पर आ गए। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में हमारे संविधान में सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्द लिखे हुए हैं। और कई बार तो इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कैसे इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ से आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं। जब इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। अब ये तो यहाँ पर 2 शब्द ऐड कर दिए, पर हमने तो यार ये सुना था कि 3 शब्द ऐड किए गए हैं प्रीएम्बल के अंदर में, प्रस्तावना के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड करके। हाँ भाई साहब, मैं क्या मना कर रहा हूँ 3 वर्ड नहीं ऐड किए। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ द नेशन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात की जा रही है। तो पहले यूनिटी ऑफ द नेशन थी, अब यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात कर दी, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो यानी कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हम लोग समझ चुके हैं। पर फिर भी यहाँ पर हमारी कंट्री में ऐसे कानून क्यों लाए जा रहे हैं कि जिसमें हम लोग बात करें एक टारगेट पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो इसके चलते गवर्नमेंट यहाँ पर ये बेसिकली दलील देती है कि आज की डेट में ये कम्युनिटी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोसिक्यूशन फेस कर रही है, यहाँ पर इनको मारा जाता है, इनको बेसिकली इनके रिलीजन जो है अधिकार जो है वो ढंग से फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए अलाउ किया गया। और अगर हम लोग सबको ही अलाउ कर दें तो फिर हमको दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हमारे पास में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, तो ये हमारे संविधान के एक तरीके से सही उसमें नहीं रहा हिसाब में, ठीक है। दूसरा इशू क्या बन गया यहाँ पर, दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू बन गया वो बन गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ में। आज की डेट में एक आसाम पर्टिकुलर एरिया में अकॉर्ड है, यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट है जो 1985 में साइन किया गया था। तो ये जो एग्रीमेंट है ये खुद ये बोलता है कि कोई भी बांग्लादेश का इंसान अगर 25 मार्च 1971 से हमारे देश में आता है तो उसको उल्टा वहीं पर ही जाकर निर्वासित किया जाएगा, यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अपने देश में उसको हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये बातें यहां पर खुद बोली गई है। तो कहने का मतलब यहां पर ये, तुम तो बोल रहे हो यार हम तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग इन लोगों को इन कंट्री से अलाउ करेंगे अपने देश में। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी बोल दिया गया कि आप लोग तो बोल रहे हो उनको सिटीजनशिप देंगे हम लोग, और हम लोगों ने इसके लिए अमेंडमेंट भी कर दिया, संशोधन कर दिया। पर लेकिन रियलिटी तो यहाँ पर ये कि आसाम तो ये अलाउ ही नहीं करने देगा, आसाम अकॉर्ड के तो खिलाफ में चले गए आप लोग, एक तरीके से इस तरीके से बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये भी काफी बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से आसाम में कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इश्यू है ये है बेसिकली फंडामेंटल राइट। अब ये वाला जो आर्टिकल है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, ये समझ में आता है पार्ट 3 में हमारे संविधान के अंदर में, जो हमारे देश का नागरिक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के नागरिकों को ही फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आज को देखने को मिलेगा हमारे देश के नागरिकों के लिए है ओनली, और कुछ ऐसे दोनों के लिए, ठीक है। तो बोला यहां पर यह गया कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ, यानी कि सिटीजन और फॉरेनर,
आप लोग बोलोगे क्या हम दूसरों को भी फंडामेंटल राइट देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। आखिर क्यों करते हैं ऐसा, तो अभी आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए बात की जा रही है आर्टिकल 21 के बारे में, ये बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब मान लीजिए कोई हमारे देश में आ रहा है और उसकी जान को खतरा है, तो भाई साहब वो तो एक तरीके से हमारे देश में कभी आएगा ही नहीं, कोई भी इंसान, कोई टूरिस्ट भी हमारे देश में नहीं आएगा, उसकी जान को खतरा है। तो ये संविधान ऑलरेडी उनको भी बोलता है कि तुम्हारी भी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडियन सिटीजन को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, तुम्हारी लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये दोनों के लिए हो गया। अगर कोई अपने रिलीजन को एंजॉय करना चाहता है हमारे देश में आकर, तो भाई साहब उसको भी मनाही नहीं है, तुम भी अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकते हो, हम लोग बिल्कुल नहीं रोकेंगे, तुम अपना रिलीजन खूब एंजॉय करो। तो इसके चलते हमारी कंट्री में इनको भी अधिकार दे रखे हैं। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसी ने आकर कुछ गड़बड़ कर दी देश में, तो हमारे कानून के हिसाब से उसके ऊपर बेसिकली आज की डेट में जो भी है उसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हर एक इंसान जो है जो हमारे देश में आएगा उसके लिए हम लोगों ने ये कानून बना रखे हैं। तो ये आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है जो यहाँ पर फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है, पर हाँ ये एनिमी अगर कोई कंट्री है तो उसके लिए यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि निशाना किसकी तरफ को है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा यार फिर ऐसे कौन से हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट जो इनको हम ही एंजॉय कर सकते हैं, जो अंग्रेजों के नहीं, सॉरी, जो बाहर वालों को नहीं मिलेंगे, तो वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं? तो वो है यहाँ पर ये वाले, ठीक है, ये आप लोग खुद एंजॉय कर सकते हो, ये बाहर वालों को नहीं है। तो ये जैसे कि आप लोग देखते हैं ओनली इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पर खासकर आर्टिकल 19 के अंदर दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई आकर यहाँ पर ऐसा नहीं कि अपनी फालतू की बातें बकवास करेगा और हमारे देश में दंगे भड़का देगा, ठीक है, ये हमारे लिए है। जॉब देना, व्यापार देना, ये अपने लोगों को देना, ऐसे नहीं कि बाहर वालों को सबको हम लोग व्यापार देंगे। यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी जाकर बच सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग अपनी जो कल्चर है, अधिकार, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजें, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा ये हो गया कि ये ऐसे कानून है जो भाई साहब हमारे लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि इसमें आकर अंग्रेज बोल देंगे कि हम, फिर अंग्रेज याद आ रहे हैं। ये अंग्रेजों को भगाया ना हमारे देश में से, तो उसके चलते बार बार याद आ रहा है। मैंने कहा अंग्रेजों को कुछ नहीं देना, अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो गया जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए और बाहर वालों के लिए, सबके लिए, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये आर्टिकल आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा तो कम से कम पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में अभी एक और बात जो आप लोगों से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है सेक्युलरिज्म के बारे में। कहां पर लिखा हुआ है? ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। ये लिखा हुआ है कहां पर? ये लिखा हुआ है बेसिकली संविधान के अंदर। अगर आप लोग जाएंगे तो प्रियम्बल प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। पर लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये प्रस्तावना के अंदर ही लिखा हुआ है क्या, बस कहीं और संविधान के बारे में, मतलब सेक्युलरिज्म के बारे में आप लोगों को झलक नहीं देखने को मिलेगी, तो भाई साहब बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ये बिल्कुल झलक देखने को मिलेगी, और पर लेकिन डायरेक्ट झलक देखने को नहीं मिलेगी। वो गाना आएगा झलक दिखला जा। झलक दिखला जा मतलब झलक आप लोगों को खुद देखनी पड़ेगी उसके अंदर झांककर। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। देखिए आज की डेट में ना हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट में, तो राइट टू रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि फंडामेंटल राइट है, आप लोग अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया ना, तुम्हारे रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी रिलीजन तुमको एंजॉय करना है, एंजॉय कर लो। और यहाँ पर ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आ गया, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। तुम अपने रिलीजन को एंजॉय कर लो, कोई तुम्हारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो फंडामेंटल राइट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें, 19 और 30 ये कल्चरल राइट के बारे में बात करते हैं बेसिकली। ये भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यानी कि हम लोग अपने कल्चरल राइट को भी एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि कोई भी तुम्हारे इस पर्टिकुलर एरिया में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आ गया ना समझ में? यानी कि यहाँ पर भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यानी कि ये भी किसके बारे में बात करता है? इसका मतलब सीधा सीधा अगर दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा, यार ये तो ये भी सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कोई हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो हो गया ना सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये भी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में ये बहुत ही उम्दा आर्टिकल है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में होना चाहिए। शादी विवाह के मामलों में, तलाक के मामलों में, इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर हमारी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। तो ये बोलता है ऑलरेडी यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या होगा? सबके लिए इक्वल कानून, मतलब सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सबके लिए। तो इसका मतलब फिर से सेक्युलरिज्म आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये बोल ही नहीं रहा है कि इस रिलीजन के लिए होना चाहिए, इस रिलीजन के लिए होना चाहिए। तो ये भी हो गया। इवन अगर आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी सब सिटीजन को बोला गया कि प्रमोट करो हार्मनी देश के अंदर में और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा।
तो यानी कि देश को मिलजुल कर रहना है, तो ये भी सेक्युलर हो गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटी भी सेक्युलर है हमारी। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में केस भी है, बुमाई केस है 1994 का, वो खुद बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सेक्युलरिज्म। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इन स्लाइड्स के ऊपर अपने स्टार लगा लेना और फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो इसके चलते आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि सेक्युलरिज्म बस आप लोगों को यहां पर एक जगह देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 14 में सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं सबके लिए, इवन फॉरेनर के लिए भी, तो वहां पे भी आप लोग सेक्युलर की झलक देख सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पर ये सेक्युलरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, और इवन मेंस आंसर राइटिंग में भी सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अगर क्वेश्चन उठाकर देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, यानी कि तमिलनाडु में भी तो भाई साहब तमिलियन कम्युनिटी जो है वो दिक्कत में है यहां पर बेसिकली आज के डेट में, खासकर श्रीलंका में। उनको हम लोग किस तरीके से लेकर चलते हैं, उनको तो हम लोग सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं। म्यांमार के अंदर हिंदू रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो कई बार दिक्कतें फेस करती है, उनको हम लोग अलाउ क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करते हैं तो उइगर कम्युनिटी है चाइना के अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कत फेस कर रही है। तो ये एक्ट जो बनाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये तो उसको भी लेकर आना चाहिए था, पर हम लोगों ने उसको भी नहीं लेकर आए। तो यहां पर आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले जिसकी वजह से इस कानून को गलत ठहराया गया। इसी के साथ में डिफिकल्टी हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, अगर कोई बाहर से आएगा देश के अंदर में इलीगल माइग्रेंट, तो एक तरीके से दिक्कत देखने को मिलेगी, कैसे हैंडल करना है वो देखना पड़ेगा। इवन पड़ोसी देश के साथ में जिन 3 कंट्री से हम लोगों ने बोला है ये लोग आ सकते हैं, उसके साथ में हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं अगर इस पैटर्न को इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं। यानी कि हम लोगों को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाना है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूं पूरा आर्टिकल जो है आप लोगों की समझ में आया होगा, जो जो बातें यहां पर बताई गई हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें बता दी आप लोगों को। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जो बता देता हूं, जो एक्सेप्शन के तौर पर यहां पर है, अगर कोई ये पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, नॉर्मली आप लोग उस जो इंसान एक तरीके से जो यहां पर लेक्चर सुन रहा है वो आप लोग ये समझिए आप लोग उससे ज्यादा नंबर होंगे। मतलब क्या है, नॉर्मली सारी चीजें आप लोग पढ़ लेते हो पर लेकिन एक्सेप्शन छोड़ देते हो, अपवाद छोड़ देते हो। अपवाद मतलब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, ये सारे एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, इनके अंदर अगर बात करें, यहां पर आप लोग कई सारी चीजें नजर आएंगी जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। 6th शेड्यूल, यानी कि जो 6ठा शेड्यूल है, इनमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके तहत यहां पर ये बाहर के लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे, ये ट्राइबल कम्युनिटी वाला एरिया है। इनके सिटीजनशिप अमेंडमेंट के थ्रू अगर कोई यहां पर आता भी है तो इन एरिया के अंदर खासकर जहां पर 6ठा शेड्यूल लगता है वहां पर आप लोग इनको अलाउ नहीं करोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन होगी। आर्टिकल 1 है पर लेकिन भाई साहब इसके चेहरे अनेक है, मतलब मैंने क्या क्या आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर अभी बताऊंगा। इसी के साथ में इनर लाइन के बारे में अगर बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर इनर लाइन परमिट है हमारे देश में कुछ एरिया के अंदर में, जैसे ये याद रखिएगा टोटल मिलाकर ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, और इवन लक्षद्वीप में भी आप लोगों को मैंडेटरी देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग बेसिकली ऐसा नहीं कि जाकर जमीन वमीन लो और यहां पर जाकर रहने लगो, ये अलाउ नहीं करता है। ये यहां पर निकल कर आता है बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का। इसके चलते आउटसाइडर को यहां पर अलाउ नहीं किया जाता है, अगर घूमने भी जाते हो तो परमिट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन है यहां पर इस कानून का, जहां पर आप लोग इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या क्या बोला? बहुत ही उम्दा आर्टिकल है। अब क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, रिफ्यूजी के बारे में जान लिया, रिफ्यूजी कैसे कैसे होते हैं यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में फीचर क्या है यहां पर, इसके एक्ट के एक्सेप्शन क्या है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। और जो सबसे उम्दा यहां पर मैंने आप लोगों को बातें बताई है वो है सेक्युलरिज्म के बारे में, जो दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोगों से आज तक पूछे गए, ये सारी बातें बता दी। सिटीजनशिप के ऊपर कौन इंप्लीमेंट होता है कौन नहीं होता है, ये सारे फंडामेंटल राइट मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से कई सारे टॉपिक जो है वो एक ही जगह मैंने इंक्लूड कर आप लोगों को पढ़ा दिए। तो यहां पर कई सारे आर्टिकल आप लोगों के कवर हो गए, ठीक है। तो यहां पर वैसे तो एक एडिटोरियल और जो आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से बात करें आर्टिकल आप लोगों का कवर हो गया, और वैसे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर हो गई, ठीक है। तो ये था पूरा यहां पर इसके बारे में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट पेज पर एक और आर्टिकल यहां पर दे रखा है, ये बात करें किसके बारे में, ये बेसिकली बात कर रहे हैं अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे काफी लार्ज स्केल पर 2008 में, और बॉम्ब ब्लास्ट भी इतने तकड़े वाले हुए थे कि पूरे अहमदाबाद को दहलाकर यहां पर रख दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ,
ऐसा यहाँ पर ये होगी टाइम टू टाइम यहाँ पर जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट फिर दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर हुए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो उसके चलते 38 लोगों को डेथ पेनल्टी अभी दे दी गई है। 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी, जी हाँ बिल्कुल 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी। तो दिक्कतें देखने को मिल गई थी यहाँ पर, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया लगभग जो यहाँ पर 56 लोगों की यहाँ पर जान गई थी और लगभग 200 के करीब लोग जो है वो इंजर हुए थे। हालांकि अभी यहाँ पर उनके लिए कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया है, बेसिकली जो जजमेंट है। पर लेकिन देखिए हमारी कंट्री में ना चीजें थोड़ी लंबी चल जाती हैं। अब 2008 का ये बॉम्ब ब्लास्ट था और मैं आर्टिकल आप लोगों से 2022 में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं चीजें लंबी खिंच जाती हैं और अभी और भी लंबी खिंचेगी, क्योंकि अभी ये मैटर जो है आगे तक पहुंचेगा, एंड तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और फिर यहाँ पर हो सकता है प्रेसिडेंट तक भी यहाँ पर दया याचिका जाए। तो इस तरीके से केस जो है वो अभी आगे यहाँ पर बढ़ने वाला है। फिलहाल 38 को डेथ सेंटेंस दिया गया। इतने लार्ज स्केल पर लोगों को डेथ सेंटेंस देना ये नॉर्मली आप लोगों को एक रेयर केस देखने को मिल रहा है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इस केस को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो कल काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये ट्रेंडिंग चीजें रही। हालांकि जो विक्टिम थे यानी कि जिनके परिवार से कोई ना कोई इंसान जो है जिसकी डेथ हुई थी, वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो यहाँ पर ये डिसीजन है और वास्तव में सही भी बात है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एक तरीके से इसका जो मास्टरमाइंड यहाँ पर माना गया था ये पर्टिकुलर केस का, ये गुजरात के अंदर में जो हरकतें देखने को मिली थी, तो उत्तर प्रदेश बेस यहाँ पर जिसका नाम था मुफ्ती अबू बसीर, तो यहाँ पर ये इंसान था जो कि यहाँ पर इसका मास्टर माइंड यहाँ पर माना गया था, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कुछ आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। बाकी इसके ऊपर आगे चलकर एडिटोरियल भी आएंगे, तो राइटर जो है वो अपने क्या विचार देते हैं उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है ये काफी इंपोर्टेंट है और कई तरीके से यहाँ पर ये अभी न्यूज में आ गया है। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक कमेंट किया गया और वो जो कमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी बातें सामने निकल कर आई। तो यहाँ पर जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा अपनी पार्लियामेंट में कुछ बातें बोली गई। उनकी पार्लियामेंट में उन्होंने जो बातें बोली उसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट में आग लग गई। और जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर इनका नाम है ली हेसिंग लोंग, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या बोला गया, बड़ी ही एक वैसे बोला जाए तो प्रैक्टिकल बात बोली गई जो कि समझने लायक है, पर लेकिन वो ये कि कोई कुछ बोलकर चला जाता है, आप लोग उसको कैसे लेते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सही है या फिर गलत है। आज की डेट में अगर बात करें तो दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिली कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा सीधा सीधा यहाँ पर दो बातें बोली गई। दो क्या बातें तो बहुत सारी बोली गई, कई सारे देशों का नाम ले गया, पर रिएक्शन जो है वो हमारे देश में से निकल कर आई। तो एक आर्टिकल जो लिखा गया है उसमें ये बोला कि हमारी कंट्री में आज की डेट में जो रिएक्शन है इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर वो बड़ी ही इमेच्योर तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी दो कंपनी यहाँ पर जिनके द्वारा पाकिस्तान में जो बेसिकली कश्मीरी जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया था, तो उसके चलते हमारी कंट्री की जो रिएक्शन निकल कर आई कि उस कंट्री के एम्बेसडर को बुला लिया, उसके बाद में उनके फॉरेन मिनिस्टर तक बातें पहुंचाएगी। तो ये बोला गया था कि ये जो है कुछ ज्यादा हो जाता है, इससे हमारी जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव होने लगती है। जैसे अभी यहाँ पर जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा अपनी पार्लियामेंट में एक स्पीच दी जा रही थी, उन्हें अपने लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि हाँ हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कई बार लोग उदाहरण दे दिया करते हैं एग्जाम्पल कि हाँ यार उस देश में ऐसा चल रहा है तो हम लोग उनसे सीख सकते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पर जो लीडर थे उनके द्वारा काफी अच्छे से देश की नींव रखी गई और नॉर्मली देश जो है वो कई सारे टिक नहीं पाए अगर देखा जाए, जैसे आजाद हुआ और इंडिया जो है वो टिक भी गया और आगे बढ़ता भी चला गया। तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे जो पार्लियामेंट की नींव यहाँ पर रखी गई थी उसी पार्लियामेंट में 50% के करीब आज के डेट में जो लोग हैं वो क्रिमिनल चार्ज के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये बातें बोल दी गई। सेम बात इनके द्वारा यहाँ पर नाम जो लिया गया, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जिनका नाम है डेविड बेन गुरियन, इनका भी नाम यहाँ पर लिया गया और इसी के साथ में यूके का भी नाम यहाँ पर लिया गया कि यूके में भी आज के डेट में पार्टी गेट वगैरह देखने को मिल रहा है। तो उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं, एक तरीके से अपने देश में ये चीजें न हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बातें इनके द्वारा बोल दी गई। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जैसे ये न्यूज सुनने को मिली तो तुरंत यहाँ पर विवाद होना स्टार्ट हो गया। हमारा देश जो है वो दो पखवाड़ों में बट गया। एक तो ये बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले वो बोल रहे हैं कि देखो विदेशी भी यहाँ पर नेहरू जी के नाम पर जो है वो हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दूसरी साइड में यहाँ पर एक साइड में बीजेपी वाले हो गए वो अपनी बातें गाने लगे। तो यहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी बातें रखनी स्टार्ट कर दी कि हाँ ये गलत है वो गलत है। इन्होंने ये बोला कि उसी पार्लियामेंट को नेहरू जी ने बनाया था जिसमें दुनिया भर के लोग जो हैं वो आज की डेट में आप लोगों को यहाँ पर क्रिमिनल चार्ज के साथ में देखने को मिलेगी। पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर यह कि इनके द्वारा इजराइल को भी बोला गया और यूके को भी बोला गया। तो इजराइल और यूके में से किसी के द्वारा भी कोई रिएक्शन नहीं दिया गया और हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर बेसिकली
हाई कमिश्नर को तलब कर दिया गया सिंगापुर के कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। और जबकि उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया था कहीं ना कहीं चीजों को, ऐसी बातें बोली जा रही है कि हाँ देश ऐसा था और ऐसे भी हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग आंकड़े उठाकर देखोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर रियलिटी भी देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी बात सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर बोली गई है तो वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में अगर आप लोग जाओगे तो कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुद बोलते हैं यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है, इसको सुधारते नहीं हो क्या आप लोग। तो जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं इनके ऊपर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो आज के डेट में 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके ऊपर पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें ऑलरेडी आप लोगों के सामने हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बोल चुका है कि यार इसके रिलेटेड आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, वो सब मुद्दे पर, लेकिन रियलिटी ये रहती है कि ये ऐसे ही पड़ा रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं वही यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में इनको इंप्लीमेंट करने वाले भी हैं, तो कैसे काम चलेगा, तो ये मुद्दा है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में आप लोगों से यहाँ पर अगर कोई केस बन जाए तो उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी टोटल मिलाकर 4984 क्रिमिनल केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग लेवल पर, अगर 2021 में दिसंबर तक का डेटा बात करें। एमिकस क्यूरियाई क्या होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द, एक तरीके से जो कोर्ट होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कोर्ट का दोस्त, यानी कि कोई आउटसाइडर जो कि केस से रिलेटेड न हो और वो यहाँ पर डेटा इकट्ठा करके बताए कि हमारी कंट्री में कितने सांसद और कितने विधायक हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। आप लोग बोलोगे फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब इनके ऊपर केस चल रहे हैं तो यहाँ पर ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनको इलेक्शन लड़ने से रोक सके। तो ये बिल्कुल लाजमी क्वेश्चन और आना भी चाहिए, अगर अच्छे से चीजें सुन रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए तो बड़ा ही एक उम्दा क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। इसको अब हम लोग समझेंगे आखिर मुद्दा क्या है, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। मतलब कहने का यहाँ पर यह कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल का केस चल रहा है यहाँ पर तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है क्या? हमारे देश में है कानून। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की, जो कि सेक्शन 8 वो है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। अगर कोई इंसान जो है वो कन्विक्टेड पाया जाता है, यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो केस चलेगा और वो अगर कनेक्टेड पाया जाता है तो उसको यहां पर जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद में यहां पर अगर उसको पता नहीं है जो उसने जो हरकतें की है उसकी सजा अगर उसको मिल जाती है और ये पाया जाता है कि वही इंसान जो है उसके द्वारा ये हरकतें की गई है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मतलब क्या, मतलब यहां पर यह कि अगर कोई केस लग गया, आज के में दुनिया भर के झूठे केस इंसान के ऊपर लगते हैं, तो अगर कोई केस लग गया किसी इंसान के ऊपर में तो वो इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, पर लेकिन वो जब तक कन्विक्टेड नहीं पाया जाता है, यानी कि कोर्ट के अंदर जब केस चलेगा और जब तक यहां पर ये क्लियर न हो जाए कि इसी इंसान ने यहां पर ये जो हरकतें की हैं, जब तक वो है बेसिकली इलेक्शन लड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अंडर ट्रायल होते होते भी लोग जो है वो जेल के अंदर से यहां पर केस लड़ रहे हैं और लोग जो है उनको बधाई देने जेल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह ऐसा कर दिया कि उनको खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके ऊपर उनको सस्पेक्ट माना गया। अब तक कंफर्म भी नहीं हुआ कि हाँ वही इंसान ने ये हरकतें की है, तो इसलिए यहां पर उसको जेल मिल सकती है यहां पर, ठीक है। तो अगर जो जेल है वो यहां पर बेसिकली कुछ ऐसा गुनाह किया, 2 साल से ऊपर की जेल हो गई उस इंसान को, तो फिर यहां पर उस इंसान को जो है इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा 6 साल के लिए। जी हां, अब ये 6 साल जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर केस चल गया और उस इंसान को पकड़ लिया गया 2020 के अंदर में, 2020 के अंदर में उस इंसान को पकड़ के ले गए। अब उसके ऊपर केस ऐसा चला कि उसको आजाद भी नहीं छोड़ सकते जब तक केस चले, तो वो अंडर ट्रायल में आ गया और वो अंडर ट्रायल में बेसिकली अभी यहां पर 2022 में अंडर ट्रायल में चल रहा है, यानी कि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और यहां पर ये अभी अंडर ट्रायल में ही है। अब कोर्ट जो है उस केस को सुनेगा और केस सुनने के बाद में कोर्ट ने बोला इस इंसान को जो है 5 साल की सजा सुनाई जाएगी जैसा इसने हरकत की है। अब यहां पर ऑलरेडी यहां पर ये जो है 2 साल काट चुका है अंडर ट्रायल के टाइम पर, तो अब यहां पर इन 5 साल में से 2 साल घट जाएगी, 3 साल और ये इंसान जेल में रहेगा। और यहां पर बोला यह गया डिस्क्वालीफाई किसको किया जाएगा, अगर 2 साल से ज्यादा उसके ऊपर यहां पर अगर यहां पर ये एक तरीके से ये यहां पर उसको यहां पर सजा मिल जाती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो 2 साल का जो यहां पर अगर उसको उससे ज्यादा सजा मिल गई तो ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा और टोटल बात करेंगे 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं कि यहां पर अगर 6 ईयर आफ्टर द जेल टर्म, यानी कि जो जेल टर्म खत्म होती है उसकी एंड होती है, उसके 6 साल बाद यानी कि 6 साल और ऐड कर लो उसमें जितनी सजा मिली है, तो तब तक वो इंसान जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन तो है, पर लेकिन कंडीशन है, और ये सही भी है काफी हद तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर दुनिया भर के केसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर केसेस पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से इश्यूज निकल कर आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि सारी चीजें अपनी जगह सही सलामत है। तो ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर हमारी कंट्री में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो गया तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक और मुद्दा बन जाते हैं यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। तो ये कमेंट हो गया, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे हैं। आज की डेट में इंडिया की जो कम्युनिटी है लगभग 9.1% आप लोगों को श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में, यानी कि लगभग 3.5 लाख लोग हमारे देश के, श्रीलंका की 3.9 मिलियन, यानी कि टोटल मिलाकर 40 लाख लोग हैं श्रीलंका के अंदर में, उसमें से लगभग 3.5 लाख जो है वो इंडियन है। तो ये कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं रिलेशन तो अच्छे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसा क्यों बोल दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था यहाँ पर 2018 में सिंगापुर के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, ये समझ सकते हैं। और 25 साल यहाँ पर आसियान जो पार्टनरशिप भी देखने को मिली, उसमें भी यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आई। सिंगापुर आसियान का पार्ट है। आसियान के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है पता है ना, और किस डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान बनाया गया था और किस ईयर में बनाया गया था, ये आप लोग को बताना है। 4th इंटरनेशनल योगा डे यहां पर ये 173 जो बेसिकली जो योगा सेशन आप लोगों को देखने को मिले, को काफी सारे लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया ये सिंगापुर के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में महात्मा गांधी जी की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी जो थी, उसके लिए यहां पर काफी लार्जेस्ट एचडी वीडियो स्क्रीन लगाई गई सिंगापुर के अंदर में, जिसने सबने देखा, दुनिया ने। तो ऐसी नहीं है कि इंडिया और श्रीलंका के जो सिंगापुर के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो रिलेशन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। और रिसेंटली अभी आप लोगों ने 5th डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग भी देखा इंडिया और सिंगापुर का, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हम लोग मिलकर दोनों कंट्री की नेवी काम करती है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं। तो ये दुनिया भर के ऐसे एरिया जहां पर हम लोग काम करते हैं। कोविड-19 में हमारे द्वारा काम किया गया। इवन ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए 27th अभी यहाँ पर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज भी आप लोग को देखने को मिली। सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, जो थाईलैंड है यहाँ पर मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको यहाँ पर SITMEX बोला गया, ये भी आप लोग को देखने को मिलती है। तो रिलेशन तो काफी उम्दा है यार, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलेशन जो है वो खराब है। कई और ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और सिंगापुर जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे इंडियन ओशियन नेशनल सिंपोजियम, और यहाँ पर एक मिलन एक्सरसाइज में आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी। इसमें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में, आसियान के अंदर में, तो बहुत जगह हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सिंगापुर के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं है। इवन इसरो के साथ में भी यहाँ पर अगर बात करें, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे कई सारे सिंगापुर के सैटेलाइट, ये आप लोगों ने देखा, और अब तक कई सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर हम लोग काम करें। ट्रेड के मामले में बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, जो सिंगापुर सिंगापुर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आसियान कंट्री के अंदर में। FDI भी काफी अच्छी खासी आप लोग को देखने को मिलती है सिंगापुर से, जो हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि काफी अच्छे खासे रिलेशन आप लोग को इंडिया सिंगापुर के देखने को मिलेंगे। तो उनके द्वारा कोई दुश्मनी के चलते कोई ऐसी वो स्टेटमेंट नहीं दी गई, वो तो बातों ही बातों में बस ऐसे बोल दिया गया, उन्हें बातों बातों में बोल दिया करते हैं। तो वो वाला मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा जरूर, उसको फिर दूर किया जाएगा, ठीक है। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जो बैन लगाया गया था हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन न दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा लिया है। तो यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के पखवाड़े में जाकर खड़ा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों किया उसके बारे में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो बैन हरियाणा, जो बेसिकली जो एक तरीके से हरियाणा के अंदर जो कोर्ट है हरियाणा हाई कोर्ट, उसके द्वारा प्रॉपर चीजों को ध्यान में रखते हुए वो बैन नहीं लगाया गया। तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा, मैं आप लोगों को समझाता हूं, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हरियाणा के अंदर यहां पर एक लॉ यानी कि कानून लाया गया जिसको बोलते हैं इंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। इसमें इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो भी कंपनी जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें 75% जो जॉब है वो यहां पर हरियाणा के लोगों को ही दी जाएंगी, यानी कि लोकल लोगों को दी जाएंगी। और जॉब कौन सी रहेंगी, जो कि 30,000 से नीचे की सैलरी की है, यानी कि वो जो कि लेबर वाली जॉब होती है मैक्सिमम अगर बात करें, जिसमें अगर बात करें कि ऐसे की मैनेजरियल पोस्ट हो गई, तो उनमें कम से कम यहां पर लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, ये बातें यहां पर की गई। और यहां पर जो भी कंपनीज है, जो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, यानी कि जो भी स्टेट के अंदर आती है, उनको सबको ये बातें बोलेगी और आने वाले टाइम में 10 साल तक ये फॉलो करना है। और अगर किसी ने वायलेंस किया, इसका एक तरीके से वायलेशन किया यहां पर, तो उसके ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये बातें हरियाणा ने बोली। तो हरियाणा आप लोग यहां पर देखते हैं मैप के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। एक साइड में इसके पंजाब है, एक साइड में हिमाचल प्रदेश है।
एक साइड में उत्तर प्रदेश है, एक साइड में राजस्थान और एक साइड में आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा। तो ये बड़े बड़े एरिया हैं जैसे अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इनके बारे में सुना होगा। और चंडीगढ़ यहाँ पर ये बेसिकली कैपिटल हो गई। अगर बात की जाए तो मोटा मोटा मुद्दा ये था अभी यहाँ पर इनके द्वारा ये पूरा जो एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई यहाँ पर। और अभी यहाँ पर कई सारे इशू सामने निकल कर आए। बेसिकली यहाँ पर एक तो ये है कि यहाँ पर एक जो इनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलैक्स किया गया डोमिसाइल, अगर कोई यहाँ पर रह रहा है तो रिक्वायरमेंट जो थी यहाँ पर फ्रॉम 15 to 5 जो ईयर यहाँ पर इसको किया गया, जिसके चलते जो पर्सन है यहाँ पर जॉब के बारे में बात करें तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लोकल एरिया में लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके चलते यहाँ पर बात की गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल प्राइवेट जॉब में। सेम बात इन्होंने गोवा के अंदर अलग अलग जगह पर बोली यहाँ पर। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, आज के डेट में आंध्र प्रदेश और ये मध्य प्रदेश कोई अकेला राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य इस पैटर्न में चल चुके हैं। तो इसके चलते इनके द्वारा अभी 15 जनवरी 2022 से ये कानून इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस कानून को लेकर कोर्ट में पहुंच गए। तो ये जो कानून जो है यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो रीजन क्या है, कई सारे लोग बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कई सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आर्थिक सुस्ती को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और इनकम और टैलेंट के बारे में बात की गई कि यहाँ पर आपको अपने ही राज्य पर फोकस करके चलना है। और यहाँ पर लैंड एक्वाइजेशन जब यहाँ पर की जाती है कंपनी के द्वारा तो गवर्नमेंट उसको लैंड देती है, तो उसकी खामियाजा उसका एक तरह से घर जाना इनसे भुगत रही है। पर लेकिन कंसर्न क्या है, कई सारा टैलेंट जो है वो यहाँ से और कई सारी कंपनी जो है वो राज्य से बाहर निकल जाएंगी। इसकी वजह से इंडस्ट्री पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से टैलेंट जो है उसकी भी कमी पड़ सकती है जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल में जब बोला जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो अगर इंप्लॉयमेंट में आप लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी को वैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 आप लोगों ने मूवी देखे ना, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 19 जो है वो कहता है फ्रीली आप लोग मूव कर सकते हो। तो इंसान मूव तो तब करेगा ना जब उसको जॉब मिलेगी, आप लोग जॉब भी नहीं दे रहे हो, तो ये बातें बोलेगी। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि हरियाणा और जो आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये कई सारे एरिया में काम किया रहा है। तो ये बोला गया कि यहाँ पर सबको इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सबको देखना चाहिए कि क्या ये अलाउ करना सही है। पर लेकिन अभी भी यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ही इसको फाइनल डिसीजन देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बस यहाँ पर ये किया है कि एक बार इसको ढंग से चेक करो, तुमने ढंग से चेक कर ये डिसीजन नहीं दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा ढंग से फैक्ट प्रस्तुत नहीं किए गए। तो ये बातें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक आर्टिकल मैंने कवर किया। ओके, एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, ट्रेड पैक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इंडिया और यूएई जो है वो एक ट्रेड पैक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो जिसको CEPA आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एग्रीमेंट यहाँ पर अभी सामने निकल कर आ रहा है, जिसके चलते दोनों कंट्री में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर आने वाले टाइम में जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने लगे, हालांकि इसके ऊपर अभी एडिटोरियल भी आएंगे। तो नेक्स्ट 5 ईयर में बोला जा रहा है कि 6 बिलियन से 100 बिलियन तक का यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर ये बढ़ाने वाले हैं। और इसके अंदर ऑयल वाला जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीजें हैं वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी एक अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर अगर गल्फ कंट्री है ये आज के में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो रही है, तो ये काफी बड़ी बात है। नॉर्मली बोलते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कमेंट निकल कर आता है पाकिस्तान से कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जाकर मुद्दे को उठाता है। अब अगर यहाँ पर ओआईसी की कंट्री को ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाने लगे हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए आज कल को यहाँ पर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से तो फिर क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ भाई साहब अभी यहाँ पर कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो सारे ऐसे इश्यूज हैं आज के डेट में जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि याद रखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये है अपनी कंट्री। ठीक है, तो कल को चलकर एडिटोरियल वगैरह भी आएंगे और कल भी मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें की जा रही है। ब्राजील जो है वो अपनी एम्बेसी के अंदर में 200 साल यहाँ पर अपनी आजादी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर उसकी एम्बेसी है। तो इनके सेलिब्रेशन में अच्छे से हम लोग को भी शिरकत करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप लोग चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मीडिएशन की बात की गई है, जो स्टेट आज के में कृष्णा रिवर को लेकर लड़ रहे हैं। अब हमारे देश में ऐसा तो नहीं कि अकेला एक डिस्प्यूट है, तो अगर लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर रिवर डिस्प्यूट के बारे में, तो कई सारे लड़ाइयां आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे रवि और ब्यास को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लड़ रहे हैं। तो अगर इन राज्यों में से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नर्मदा को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान लड़ रहे हैं। कृष्णा रिवर को लेकर जो भी यहाँ पर बात की जा रही है
उसमें आज के डेट में कौन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और अभी पहले तो यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थे, पर लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना भी आ गया। क्यों? क्योंकि 2014 में यहाँ पर तेलंगाना जो है वो अलग स्टेट बन गया, तो इसके चलते अब तेलंगाना भी आ गया। गोदावरी के बारे में पूछने लगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। और पेरियार रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि तमिलनाडु और केरला यहाँ पर इसको लेकर लड़ते हैं। तो ये कई सारे डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब कावेरी रिवर का पानी जो है वो डिवाइड किया जाता है 4 लोगों के बीच में, 4 लोग मतलब 4 एरिया के बीच में, उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये डिस्कस किया था मैंने। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, गोदावरी और कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इनको इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। फिर से वही बात, अब 2 रिवर को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है, 2 तो हम लोग अकेले देखेंगे नहीं, इसके लिए हमारी कंट्री में दुनिया भर के प्रोजेक्ट है जिसको इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये क्वेश्चन अगर बन जाए तो हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर, तो इनको बेसिकली कनेक्ट करने की बात की जा रही है आज के डेट में, ताकि जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां पर भी पानी पहुंचाया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें साउथ इंडिया की रिवर और नॉर्थ इंडिया की रिवर को अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अलग अलग आप लोगों को पूरी एक स्लाइड प्रोवाइड करा दी मैंने, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रसिया और यूक्रेन का जो इशू है उस पर इंडिया ने रसिया का साथ दिया, और यहाँ पर इसके लिए रसिया ने इंडिया को थैंक्स भी बोला, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर दोनों का डायलॉग, दोनों का इशू जो है वो डिप्लोमेटिक डायलॉग से निपटना चाहिए, ये बेसिकली सॉल्यूशन होना चाहिए। इंडिया ने यूएनएससी के अंदर ये बोल दिया और खुद बोला कि यूक्रेन के लिए फ्लाइट जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक अलग ही रवैया आप लोगों को इंडिया का देखने को मिला रसिया की सपोर्ट में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इकोनॉमी से रिलेटेड जो मुद्दा है, तो वेदांता के द्वारा इन्वेस्ट किया गया यहाँ पर 20 बिलियन सेमीकंडक्टर के अंदर। तो आने वाले टाइम में हमारे देश में सेमीकंडक्टर के फील्ड में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टमेंट आप लोग हमारे देश में बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है आने वाले टाइम में हम लोग जो खरीदते थे चाइना से, तो उसके चलते अब फिलहाल जो है अपने देश में हम लोग सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर, ये मिन्स्क एग्रीमेंट जो है उसके बेस पर बोलते हैं जब भी कि आपको सोल्यूशन निकालना है। 2014 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर बात की जाती है कि एक मिन्स्क एग्रीमेंट है जिसके चलते रसिया और जो यूक्रेन है उसको सुधारे। ऐसा नहीं कि कोई और बाहर का देश आएगा और वो यहाँ पर इनको बताएगा कि उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन निकालो, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग याद रखते हैं, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है एलआईसी के बारे में, तो एलआईसी के आईपीओ लाने की बात की जा रही है। तो आईपीओ क्या होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेचने पर आ जाए, बेसिकली गवर्नमेंट जो कोई भी यहाँ पर अपना जो पीएसयू होता है, तो उसके चलते लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। तो उसी के बारे में मुद्दा यहाँ पर यह घुमा फिराकर कि आज की डेट में यहाँ पर आईपीओ आएंगे तो आप लोग भी यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। यानी कि आप लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोग भी यहाँ पर एक तरीके से इसमें हिस्सेदार यानी कि हकदार कहलाओगे, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक मुद्दा जो कि आप लोग समझ सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज का सुडोकू ये है, आप लोग जाकर इसको अटेम्प्ट करना और शेयर भी कर देता हूं मैं आप लोगों को, और आज निबंध भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि बेसिकली आप लोगों को लिखना है, तो अच्छे से निबंध भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर दीक्षा और प्रशांत, काफी शानदार तरीके से आंसर इनके द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएशन किया गया था वो इंडिया और यूके के द्वारा किया गया था। तो यूके ने कौन सी टर्म इसमें ऐड की थी, तो यूके ने ऐड की थी, इसको बोलते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका पूरा नाम रखा गया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव विद वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रख सकते हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो यूएसए का टारगेट है 2050 है, और जो चाइना का टारगेट है वो 2060 है। चाइना नहीं चाइना, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना है, वो 2070 है, और एक तरीके सऊदी अरेबिया का भी टारगेट जो है वो 2060 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। G7 कंट्रीज का जो फॉर्मेशन किया गया था, पहले इसको G8 बोला करते थे, पर लेकिन रसिया की जो चीजें हैं उसकी वजह से यहाँ पर रसिया की जो मक्कारी है उसकी वजह से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन को हथिया लिया। यूक्रेन को नहीं, सॉरी, क्रीमिया का जो रीजन है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लैक सी में आप लोगों को देखने को मिलता है, और वो जो है बेसिकली जो पोर्शन है वो है यूक्रेन का। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके चलते काफी ज्यादा ये न्यूज में भी अभी रहा है। तो G7 कंट्री जो है वो 1993 में बनाई गई थी, और यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलेगा यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि एशिया से आती है यहाँ पर G7 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
अभी रिसेंटली 47th इसकी मीटिंग हुई थी, मैंने बोला था कि G7 और 47 इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ये यहाँ पर फोकस था यहाँ पर बुल्ट बैक बेटर वर्ल्ड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर थीम थी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी यहाँ पर रही। और ये बेसिकली कार्निवल जो यूके के अंदर यहाँ पर हुई थी, तो बोरिस जॉनसन साहब जो है उनके द्वारा यहाँ पर ये मीटिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी। बाकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें यहाँ पर बांग्लादेश टॉप पर आते हैं जो कि यहाँ पर 4096 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलेगी। फिर चाइना आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान, इसी के साथ में नेपाल, म्यांमार, भूटान और इसी के साथ में यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एक्रोनिम भी होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ट्रिक बनाई जाती है याद करने के लिए, तो वो ट्रिक भी आप लोग बता सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्न राइनोज यानी कि एक सींग के गैंडों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। मैक्सिमम ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और ये स्टेटमेंट भी इनके द्वारा बेसिकली बनाई गई जो कि मैंने आप लोगों को जो दिए थे यहाँ पर वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी से आप लोग जरूर क्वेश्चन फॉर्म किया करो। ओके, क्वेश्चन मतलब एक तरीके से सेंटेंस फॉर्म किया करो। आइए अब आप लोगों के सामने है 5 वोकैबुलरी जिनके आप लोग को आंसर देने हैं। अच्छा हाँ, आप लोग क्वेश्चन के आंसर तो रह गए, पहले आप लोग क्वेश्चन के एक बार आंसर देख लीजिए, फिर वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों से पूछा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। जो कोर इंडस्ट्री होती है ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में, जो एक नॉर्मल सेक्टर होता है। कोर मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों ने कई बार सुना कि हमारी जिंदगी की जो कोर है, वैल्यूज जो हम लोग को मिली है वो हमारे माँ बाप ने दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक तरीके से बेस बन गया हमारा कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारे माँ बाप से निकल कर आई हैं। तो इसी तरीके से ये कोर ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी कंट्री में दूसरी इंडस्ट्री चलती है। जैसे कोयला नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री ढंग से काम नहीं करेगी, क्योंकि कोयले से बिजली बनाई जाती है काफी लार्ज स्केल पर। क्रूड ऑयल कच्चा तेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, नेचुरल गैस, रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। इनके अलग अलग वेटेज भी है, जैसे 10.3, 8.9.8, 8.98, 6.88, 28.04, 19.85, 2.63, 5.73 और 17.92। तो इनके वेटेज भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखिएगा लगभग 40% के करीब यहाँ पर इसके अंदर कोर सेक्टर का वेटेज होता है, जो मैंने अभी आप लोगों से 8 कोर सेक्टर यहाँ पर डिस्कस किए। और इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। ये कंपाइल किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा? एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पर लेकिन इसका बेस ईयर ये नहीं है, तो फिर क्या है? इसका बेस ईयर है 2011-12। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सोलोमन आइलैंड के बारे में, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली अभी, तो इसको आप लोग देखते हैं सोलोमन आइलैंड को कहां पर लोकेटेड है, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पैसिफिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका सी हो गया, यानी कि मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो बेसिकली ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी, ये है यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। आइए अब अपनी वोकैबुलरी में गोते लगाते हैं। डेली 5 गोते आप लोगों को लगाने होते हैं, हर एक गोते के साथ में एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो अच्छे से गोते लगाया कीजिए, तभी आप लोग इनको याद भी रख पाएंगे। सेग्रीगेट आप लोगों ने सुना होगा, घर में कचरा भी होता है तो बोलते हैं ना कई बार कि सेग्रीगेट कर दो इसको। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक को और जो नॉर्मल एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है चीजों को आइसोलेट करना, अलग अलग करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। ओब्लिगेट, ओब्लिगेशन आप लोगों ने सुना होगा दायित्व, कि हाँ मेरा ओब्लिगेशन है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। जैसे मेरा ओब्लिगेशन है या फिर मेरा दायित्व है या फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं डेली लेक्चर जो है वो प्रॉपर वे में बनाऊं और आप लोगों के सामने जो है वो टाइम पर लेकर आऊं, तो ये मेरा ओब्लिगेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ ओब्लिगेशन के साथ में एक बात और याद आ गई, जैसा कि आप लोगों की कल की जो शाम वीडियो थी नैनो मैगजीन जो कि आप लोगों की 8:30 बजे आती है, वो 8:30 बजे की जगह जो है वो 9:15 बजे आएगी। कल जो था प्रोसेसिंग में जो टाइम लगा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, पहले एक वीडियो अपलोड की, उस वीडियो को अपलोड होने में लगभग मुझे 30 मिनट लग गए, पर लेकिन 95% प्रोसेसिंग पर जाकर रुक गई। फिर दूसरी वीडियो अपलोड करी, वो भी 95% प्रोसेसिंग पर जाकर रुक गई, उसको पब्लिक ही नहीं किया। तीसरी वीडियो जब मैंने अपलोड करी, तीसरी वीडियो जाकर उसके द्वारा पब्लिश की, और ये दोनों की दोनों वीडियो जो है ये ऐसे ही चलती रही। जब मैं सुबह उठा तो सुबह उठ के भी देखा कि ये प्रोसेसिंग में ही चल रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया इनके साथ में ऐसा क्यों बेचारी के साथ में वो किया गया कि तुम पूरी रात जो है प्रैक्टिस करते रहो, तुमको पब्लिक नहीं किया जाएगा। फिर मैंने इनको प्राइवेट कर दिया।
तो मैंने कहा तुम प्रोसेसिंग करते रहो, जब तुम कंप्लीट हो जाओ बता देना, फिर मैं तुमको डिलीट कर दूंगा क्योंकि जो पब्लिक होनी थी वो तो होगी। तो जो सबसे लास्ट वाली थी वो सबसे आगे निकल गई, ठीक है, और वो पब्लिक हो गई, और ये पब्लिक हुई थी 9:15 बजे। तो कई बार यार यूट्यूब जो है वो ऐसी हरकतें करता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होती। एक बच्चा कह रहा है सर आपका नंबर काट लिया, यार मेरा नंबर मेरी गलती पे काटो ना, ये तो यूट्यूब की गलती है ठीक है, इस पे नंबर नहीं काटना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मेरी गलती है क्योंकि मुझे थोड़ा पहले करना चाहिए था, आई एक्सेप्टेड, क्योंकि कम से कम मार्जिन लेकर चलना चाहिए। मॉर्निंग में तो खैर मार्जिन मिल नहीं पाता है क्योंकि हिंदू की वीडियो सुबह टाइम पे जल्दी लानी होती है और सुबह सुबह उठ के सारा काम करना होता है, पर नैनो को थोड़ा सा मार्जिन बना के चला जा सकता है, ठीक है। तो उसको चलो मैं देखूंगा आगे टाइम से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, एक दो बार कभी होता है ऐसा, क्योंकि बाहर जाना पड़ गया था थोड़ा सा। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, पर इतना लेट हो जाएगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर यूट्यूब ने कुछ हरकतें कर दी। आगे बात करते हैं डीप सीटेड के बारे में। तो इसका मतलब होता है एक तरीके से गहरे बैठे, यानी कि मोटे तौर पर बोला जाए तो इसका मतलब होता है एक परफॉर्म वेल, ठीक है, एक तरीके से एक प्रोफाउंड लेवल बेसिकली, ठीक है। जो फिल्मली स्टैब्लिश कोई ऐसी चीजें होती है जो आराम से स्टैब्लिश की गई है, तो उसको एक तरीके से सही लेवल पर स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर एसोच, इसका मतलब होता है शांत, तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात की जाती है लेस इंटेंस, एक अनप्लीजेंट फीलिंग बेसिकली यहाँ पर बोली जा रही है, कोई अच्छी फीलिंग नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से लेस इंटेंस इसको बोला गया है नॉर्मल तरीके से, यानी कुछ अच्छी फीलिंग ना आना, एक तरीके से मतलब एक तरीके से अप्रिय भावना, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। ट्रांसजीन्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसजीन, तो ट्रांसजीन तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन जब किसी जीनोम में किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, तो आप लोग को यहाँ पर ये पिक्चर देखकर समझ में आएगी। ये एक नॉन ट्रांसजीन है यहाँ पर, ये ओल्ड ट्रांसजीन है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पत्तियां इसकी ग्रीन है और यहाँ पर पत्तियां इसकी रेड है और ऊपर का ये पोर्शन भी इसका रेड है, पर लेकिन जब दोनों का मिक्सचर यहाँ पर हो जाएगा तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया बेसिकली ग्रीन और इसकी पत्तियां हो गई रेड, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये अब क्या हो गया, यहाँ पर एक तरीके से इसके अंदर ट्रांसजीन कर दिया, तो कुछ ऐसा फंडा आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की टर्म जो है ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, फीडबैक देकर आप लोग जरूर बताएगा, और कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगता है ना पूछा करो उसको, ठीक है। तो इसी के तरह से अपनी जिंदगी को आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए, तो अपनी लाइफ को अच्छे से एक तरीके से नहीं सही डायरेक्शन देकर चलते रहिए और टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, और मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।